सो विल टॉक अबाउट द रामसार साइट। तो रामसार साइट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि डेप्थ ऑफ विच, सो डेप्थ शुड नॉट एक्सीड 6 मीटर्स। लो टाइड पे 6 मीटर से ज़्यादा उसकी डेप्थ नहीं होनी चाहिए, राइट, शुड बी लेस देन 6 मीटर। और क्या क्या रामसर साइट में नहीं आता है, जैसे रिवर चैनल्स नहीं आते हैं, रिवर्स रामसर साइट में नहीं आती है। पैडी फील्ड्स, ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज, टैंक्स दैट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर ड्रिंकिंग वाटर पर्पज, ड्रिंकिंग वाटर पर्पज से रिलेटेड जो डैम्स बनाए हैं, पैडी फील्ड्स है, एंड देन रिवर चैनल्स हैं, दे वॉन्ट बी द पार्ट ऑफ रामसर साइट, दे वॉन्ट बी कॉल्ड एज रामसर साइट्स एंड शुड नॉट एक्सीड 6 मीटर ड्यूरिंग द लो टाइड। सो रशिया अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यूरोप में सप्लाई बंद कर रहा है गैस की, तो इन्होंने गैस का कम यूज़ 15% तक कम कर दिया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो पहला पीस गया था स्पेस में, इट वाज इन 1998, इट वाज इन 1998। सो अगर हम ट्राइब्यूटरी देखें गोदावरी रिवर की, दैट इज परवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा एंड प्राणहिता, जो बनती है वैनगंगा, पेन गंगा एंड वर्धा। तो पेन गंगा, वेनगंगा एंड वर्धा मिलकर प्राणहिता बनाती हैं, एंड फिर ये गोदावरी में जाके मिल जाती है। एंड द अदर ट्रिब्यूटरी आर इंद्रावती, मनेर एंड सबरी। सो दीज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर, दिस इज प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा एंड प्राणहिता, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेनगंगा, पेनगंगा एंड वर्धा, एंड इंद्रावती, मानेर एंड सबरी। राजा रवि वर्मा के जो किन हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, दे आर आस्किंग भारत रत्न फॉर हिम। उनकी 175th एनिवर्सरी है। ही वॉज बॉर्न इन टू एरिस्टोक्रेसी, तो काफ़ी बड़ी फैमिली में पैदा हुए थे, कब 1848 में त्रावणकोर में। तो उन्हें काफ़ी पेंटिंग बनाई थी, वुमेन सेंट्रिक पेंटिंग ज़्यादातर बनाते थे। सो राजा रवि वर्मा का वर्क है लेडी इन द मून लाइट, नायर लेडी एडॉर्निंग हर हेयर, मालाबार लेडी विद वायलिन, लेडी विद द स्वारभात। वन मोर एग्जाम्पल दैट इज महर्षियन लेडी विद फ्रूट्स। तो कुछ एग्जाम्पल है, लेडी इन द मून लाइट, नायर लेडी एडॉर्निंग हर हेयर, मालाबार लेडी विद वायलिन, लेडी विद स्वारभात एंड महर्षियन लेडी विद फ्रूट्स। सो राजा रवि वर्मा वॉज बॉर्न इन 1848 फ्रॉम त्रावणकोर। There are some famous painting, for example painting of goddess Saraswati and Lakshmi, and there's the milkmaid and Shakuntala ki painting, and the Combs Papa, their Combs Papa, lady with a Swarbat, Radha and Madhav, and then Jatayu Vadam Shakuntala and Hamsha Damayanti. मेनका टेम्पटिंग योगी, एंड विक्ट्री ऑफ मेघनंदा। 7,000 पेंटिंग बनाई थी, हिंदू मैथोलॉजिकल फिगर्स बनाए थे, और बहुत सारे इंडियंस और यूरोपियंस की पिक्चर भी बनाई थी। तो ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों टाइप की पेंटिंग बनाते थे, एंड पहले इंडियन थे जिन्होंने ऑयल पेंट यूज़ करना स्टार्ट किया था। तो ही वॉज अमंग द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू यूज़ ऑयल पेंट्स, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियनाइज्ड स्कूल ऑफ पेंटिंग इन इंडिया। तो इन्होंने अपनी पेंटिंग को यूरोपियनाइज्ड किया था, यूरोपियन स्टाइल यूज़ किया था। इन्होंने प्रेस मतलब प्रेस से अपना प्रिंट करते थे बहुत ज़्यादा, इस लाइक। और लिथोग्राफिक प्रेस क्या होता है, एक मेथड होता है प्रिंटिंग का जिसमें उस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते, ऑयल एंड वाटर मिक्स नहीं होते, तो उससे बहुत अच्छी पेंटिंग बन जाती है। तो लिथोग्राफिक प्रेस दैट इज डिपेंड्स ऑन द मेथड दैट ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। इन्होंने अपनी महाराष्ट्र में प्रिंटिंग इन्होंने प्रेस स्टैब्लिश की थी। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क देखते हैं। सो फेमस वर्क इज दमयंती टॉकिंग टू स्वान, शकुंतला लुकिंग फॉर दुष्यंत, नायर लेडी एडॉर्निंग हर हेयर, एंड शांतनु एंड मत्स्य गंध, मास्य गंध। चलो कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं। 1904 में ब्रिटिश कोलियन गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया था केसरे हिंद गोल्ड मेडल का, एंड 2013 में एक क्रेटर का नाम इनके नाम पे रखा गया था। एक मरकरी प्लानट पे क्रेटर मिला था, तो उसका नाम राजा रवि वर्मा पे रखा गया था टू ऑनर हिम। सो विल टॉक अबाउट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये सारी चीज़ें देखती है कहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। सो एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। सो इट इज़ मैंडेटरी विद द इन्फोर्समेंट विद द टास्क ऑफ इन्फोर्सिंग द प्रोविजन ऑफ 2 स्पेशल लॉज। तो 2 लॉज के इन्फोर्समेंट के लिए काम मिला है ईडी को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। एक है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999 एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। तो एक है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऑफ 1999 एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। तो ये जो है हमारा फेमा एक्ट है, ये सिविल लॉ है,
एंड जो हमारा PMLA है दिस इज़ अ क्रिमिनल लॉ। तो इन दोनों के इन्फोर्समेंट के लिए हमारा ED वर्क करता है। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कब स्टैब्लिश हुआ था? 1956 में। इसका पहले नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट, इट वॉज अंडर द डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, फॉर कंट्रोलिंग द वायलेशन अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। पहले फेरा एक्ट था, अब फेमा एक्ट है 1999 में, पहले फेमा था 1947 में। तो उसके लिए हमें 1956 में स्टैब्लिश किया था इन्फोर्समेंट यूनिट अंडर द डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स। फिर 1957 में, एक साल ही बाद, इसका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट चेंज कर देते हैं एंड इट इज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। नाउ स्टिल इट इज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। पहले ये डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर था, नाउ इट इज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू 1960। तीन साल बाद इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में डाल दिया। कुछ सालों तक ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर भी था 1973-77। नाउ इट इज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सो ED की बात करें तो ED वॉज स्टैब्लिश इन 1956 दो लॉ के लिए। एक तो फेमा को इम्प्लीमेंट करता है, दूसरा हमारा है PMLA एक्ट, इनको इन्फोर्स करता है। PMLA एक्ट ऑफ 2002, फेमा एक्ट ऑफ 1999। ऑलराइट, सो इट इज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। पहले था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, नाउ इट इज़ अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और ये दो लॉ करता है, हमने देखा था। फेमा इज़ अ सिविल लॉ एंड PMLA एज अ क्रिमिनल लॉ, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, प्रोविंशियल मनी लॉन्ड्रिंग। एंड फेमा जो भी एक्सचेंज होता है, इंडिया से बाहर से पैसा आता है, कितना आ रहा है, कौन दे रहा है, तो उसको फेमा देखता है। इट्स अ सिविल लॉ एंड PMLA इज अ क्रिमिनल लॉ। एंड कौन देखता है इसको? ED, एस्टैब्लिश इन 1956 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके ऑफिसर्स कहाँ से आते हैं? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस, ऑन डेप्यूटेशन पे वर्क करते हैं इसमें। और भी क्या क्या काम होते हैं? फ्यूजिटिव जो ऑफेंडर्स होते हैं उनको देखना अंडर द फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट ऑफ 2018। तो विजय माल्या का केस भी ED देखेगा, तो फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स को देखना। तो हमारा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट ऑफ 2018, इसको भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट देखता है। एंड जो केसेस होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर द दैट इज कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट ऑफ 1974, दैट COF EPOSA, ठीक है, COF-EPOSA, उसको भी हमारा देखता है, ED देखता है। फिर ED के अंदर स्पेशल कोड इस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लिए अलग से कोड इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं PMLA कोड। इस्टेब्लिश करता है, इस्टेब्लिश बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एंड अपील अगर PMLA कोड की करनी है तो यू कैन गो टू हाई कोर्ट। सो ब्लू पैसिफिक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आ जाता है USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जापान। तो यहाँ पे होता है USA, UK, देन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जापान is a part of Blue Pacific. IN-SPACE as an organization performs Indian National Space Promotion and Authorization Center, IN-SPACE, that is Indian National Space Promotion Authorization Center, with regulatory body or oversight and regulatory body. It's responsible for devising mechanism to offer sharing of technology, expertise and facilities free of cost if feasible to promote non-government or private entities. Non-government और private entities को promote करने के लिए free of cost में अगर feasible हो पाए technology transfer कर दिया है। So it also mandated the task of promoting, authorizing, licensing private player to carry out space activity. तो private players भी space activity कर पाएँ, उनको क्या करती है? प्रमोट करती है, ऑथोराइज करती है, लाइसेंस देती है। So ये काम है IN-SPACE का। बेसिकली IN-SPACE का काम क्या है कि प्राइवेट प्लेयर्स को स्पेस इंडस्ट्री में लेके आना, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, अगर पॉसिबल हो तो फ्री में कर देना, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना, उनको ऑथोराइज करना। तो IN-SPACE देख लिया। नाउ देयर इज वन मोर बॉडी दैट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये कब बनी है? 2019 में। सो ये क्या है? इट इज़ मैंडेटरी टू ट्रांसफर द मेच्योर टेक्नोलॉजी डेवलप बाय इसरो टू इंडियन इंडस्ट्री। तो इंडियन इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कौन करता है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो ऑल ऑफ देम इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कि बुद्धिज्म में अभय मुद्रा क्या इंडिकेट करती है? अभय मुद्रा दैट इज जेस्चर ऑफ रीएश्योरेंस, ब्लेसिंग एंड प्रोटेक्शन। तो अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। तो इट इज जेस्चर ऑफ रीएश्योरेंस, ब्लेसिंग एंड प्रोटेक्शन। सो देयर इज वन क्वेश्चन, क्या इंडिया को बेल एक्ट की ज़रूरत है और क्या प्रेजेंट रिफॉर्म चाहिए? तो प्रेजेंट रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। और बेल एक्ट, क्या बेल एक्ट होना चाहिए? सो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हो रही है ओरेगन USA में, वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप। वहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, इन द जैवलिन थ्रो। तो ओरेगन USA यहाँ पे हुई है वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप, ओरेगन USA। तो दिल्ली में पहला केस देखा गया है मंकी पॉक्स का। तो इंडिया में 4 केसेस है टिल नाउ। यहाँ पे मंकी पॉक्स का पहला केस देखा गया इन दिल्ली। सबसे ज़्यादा केसेस है स्पेन में, देन USA, जर्मनी, UK, फ्रांस। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत केसेस हैं। सो हमने गोदावरी की बात की, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी देखी, दैट है प्रवरा
पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा एंड प्राणहिता जो बनती है, पेनगंगा एंड वर्धा से मिलकर प्राणहिता एंड जो मिलती है गोदावरी से। देन देयर इज इंद्रावती, मानेर एंड सबरी। सो गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? त्रिम्बकेश्वर हिल इन नासिक महाराष्ट्र, त्रिम्बकेश्वर नासिक महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, ठीक है, TNM हो सकता है। त्रिम्बकेश्वर में नासिक महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, त्रिम्बकेश्वर हिल से, एंड इसकी लेंथ है अराउंड 1465 किलोमीटर। हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, कब लॉन्च हुई थी? ICDS 1975 मस्ट रिमेंबर। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम was launched in 1975. is the world's largest early childhood care and development program. वर्ल्ड का लार्जेस्ट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें क्या करना होता है? कॉम्प्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है फॉर द चिल्ड्रन इन 0 to 6 years ऑफ ग्रोथ। 0 to 6 ईयर जो बच्चे हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है अंडर द ICDS, दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, दैट वाज लॉन्च इन 1975। सो इसमें क्या किया जाता है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है फॉर द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years एंड प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। तो 0 से 6 साल तक के बच्चे एंड प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। 2013 में इसको पार्ट बना दिया गया था ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इन 2003 वॉज मेड पार्ट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। एंड अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पोषण ट्रैकर का ऐप सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है कि जो भी न्यूट्रिशन इनिशिएटिव उन सबको ट्रैक करने के लिए पोषण ट्रैकर लॉन्च किया है। तो स्पोर्ट कोड जो हमारे स्पोर्ट्स कोड है, नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इसमें गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स किस तरीके से होना चाहिए। तो ये हमारा स्पोर्ट्स कोड कब का है? नेशनल स्पोर्ट्स कोड ऑफ इंडिया, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया 2011। तो बीम ऑफ लाइट इंस्टॉल की थी गवर्नमेंट ने सेंट्रल पार्क में फ्रीडम फाइटर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए। तो 34 लाख मैसेज सेंड किए गए। जितने ज़्यादा मैसेज सेंड किए जाते हैं उतना ज़्यादा ब्राइट होता जाता है। एंड इसको बोला गया डिजिटल ज्योति एंड द गवर्नमेंट आस्क्स द पीपल टू सेंड देयर मैसेज एट दैट इज डिजिटल RT प्राइवेट digitaltribute.com टू मेक द बीम ब्राइटर। तो जितने ज़्यादा मैसेज आते उतनी ज़्यादा ब्राइट बीम होती। तो दिस इज डिजिटल ज्योति इंस्टॉल्ड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट एट दिस सेंट्रल पार्क। तो स्नो लेपर्ड का नाम क्या है? दैट इज पैंथेरा यूनिसिया, पैंथेरा यूनिसिया। तो ये क्या है? इट इज़ अ इल्यूसिव माउंटेन कैट। तो इसको स्टडी किया गया अंडर द नेशनल मिशन ऑफ हिमालयन स्टडी, अंडर द नेशनल मिशन ऑफ हिमालयन स्टडी। तो जहाँ पे स्नो लेपर्ड वहाँ पे ज़्यादा, जहाँ पे अच्छी खासी मात्रा है साइबेरियन आइबेक्स एंड ब्लू शीप की। सो ये है वनरेबल है अंडर द IUCN रेड लिस्ट एंड शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 पे इज वनरेबल अंडर द IUCN। तो स्नो लेपर्ड कहाँ मिलता है? माउंटेन रीजन्स में मिलता है, सेंट्रल एंड सदर्न एशिया के। यहाँ पे वेस्टर्न हिमालयस में मिल जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न हिमालय। तो वेस्टर्न से लेके ईस्टर्न इंडिया के, वेस्ट से ईस्ट से जम्मू एंड कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हिमालयस रीजन में आपको स्नो लेपर्ड मिल जाएगा। इट इज़ इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न एशिया। तो सेंट्रल एंड सदर्न एशिया में मिलेगा स्नो लेपर्ड। अभी चाइना ने अपना एक और मॉड्यूल भेज दिया अपने स्पेस स्टेशन के लिए, इसका नाम है वेंशियन, दैट इज क्वेस्ट फॉर द हेवन, वेंशियन क्वेस्ट फॉर द हेवंस। अभी एक लास्ट मॉड्यूल होगा, 3 मॉड्यूल भेजने थे, एक तियांगोंग भेज दिया है एंड वेंशियन देख चुके हैं, और एक और भेजना है चाइना को, इसका नाम है मैंशियन ड्रीमिंग ऑफ द हेवंस, मैंशियन ड्रीमिंग ऑफ द हेवंस। वी मस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द मॉडल, दैट इज वेंशियन क्वेस्ट फॉर द हेवंस एंड देन मैंशियन ड्रीमिंग ऑफ द हेवंस। सो व्हाट इज USOF? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, दैट इज यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो ये पूल गवर्नमेंट ने बनाया है, तो इसमें 5% लगता है, ठीक है। जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके AGR पे 5% इसमें पैसा जाता है, यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड। और फिर ये फंड कहाँ पे जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, एंड इट इज़ डिस्पैच्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हैं तो पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना नहीं निकाल सकते, तो इट इज़ डिस्पैच्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो इसका काम क्या होता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का? तो इसमें 5% AGR का पैसा, उसका एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का 5% इसमें पैसा डाला जाता है, एंड फिर इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में पैसा कहाँ से था? 5% लगाया जाता है ऑन द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ द टेलीकॉम ऑपरेटर्स। तो ये किसके अंदर इस्टेब्लिश किया गया? अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1985। तो हमारा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट कब का है? 8085 का है, 8085 का है। कांग्रेस बना था तब का एक्ट है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885, इंडियन टेलीग्राफ ऑफ 8085।
5 और इसको अमेंड किया था 2003 में। एंड जिससे ये अगर पूछा जाए यूएसओएफ स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया 2003 में, तो इसको अमेंड किया गया था इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को 2003 में टू गिव स्टैट्यूटरी स्टेटस टू यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। इट कम्स अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885। यूएसएफ का क्या काम है? टू प्रोवाइड अ बैलेंस बिटवीन प्रोविजन ऑफ द यूनिवर्सल सर्विस टू ऑल द अनकवर्ड एरिया इंक्लूड द रूरल एरियाज। तो जहाँ पे इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं है वहाँ पे पेनिट्रेशन प्रोवाइड करना, तो ये काम है। तो ये किसके अंडर आता है? अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। दे गवर्न द फंड एंड द रिलेटिव प्रोविजन। इट इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन established under the Indian Telegraph of 1885 and was given statutory status in 2003। अब सेंटर चाह रहा है कि वेयर हाउसिंग एक्ट को अमेंड कर दे, कि ज़्यादा कंट्रोल है गवर्नमेंट के पास वेयर हाउसिंग का। मेजर अमेंडमेंट्स इन्होंने सजेस्ट किए हैं द वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2007। 2007 का एक्ट है हमारा वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2007। सो वी हैव वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2007। तो इस अमेंडमेंट के बाद क्या हो जाएगा? अगर अमेंडमेंट हो गया, जो रजिस्ट्रेशन होंगे गोडाउन्स के कंपलसरी हो जाएंगे और पेनल्टी क्या होगी वो बढ़ जाएगी और जेल टर्म को हटा दिया जाएगा। ठीक है, ऑफेंसेस के लिए जेल टर्म को हटा दिया जाएगा, पेनल्टी बढ़ा दी जाएगी। तो वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है 2007 का। फिर इसके बाद वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारी 2010 में बनी थी। ठीक है, ये स्टोरेज साइंटिफिक स्टोरेज पे फोकस करती है। तो जो एक्ट है इट वांट्स टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ नेगोशिएबल एंड नॉन नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट विच इज नॉट इलेक्टेड फॉर। तो दोनों को देखती है, नेगोशिएबल एंड नॉन नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। सो कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रता कौन एडवोकेट करता है? सो इट इज इन अंडर द जैनिज्म। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रता वॉज एडवोकेट बाई जैनिज्म। सो अगर जैनिज्म की बात करें, अहिंसा का मतलब क्या होता है कि अहिंसा जो है इज द स्टैंडर्ड बाई विच ऑल द एक्शन आर जज। अहिंसा देखा जाता है जैसे सारे एक्शन आपको जज किए जाते हैं जैनिज्म में। सो अहिंसा इज द स्टैंडर्ड इन जैनिज्म बाई विच ऑल द एक्शन आर जज। फॉर ए हाउस होल्डर ऑब्जर्विंग द स्मॉल वॉज अनुव्रत द प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा रिक्वायर्स दैट वन नॉट किल एनी एनिमल लाइफ। तो यहाँ पे स्मॉल वॉज अनुव्रत होता है कि आप व्रत लेते हो कि आप किसी भी एनिमल लाइफ को किल नहीं करोगे। ठीक है, स्मॉल हाउस होल्डर्स के लिए ये चीज़ होती है। अनुव्रत लिया मतलब एक तरीके से उन्होंने क्या किया, व्रत लिया है कि हम किसी को नहीं मारेंगे, तो उसे बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जैनिज्म में है। अनु मतलब छोटा, तो अनु मतलब छोटा, स्मॉल, व्रत का मतलब वाव करना। ठीक है, वाव। सो स्मॉल वाव्स को बोलते हैं अनुव्रत, छोटे व्रत। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोटोप? सो बायोटोप क्या होता है? सो बायोटोप इट्स अ वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक इकोलॉजिकल कंडीशन। बायोटोप आपका एक वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया है, इसकी स्पेसिफिक इकोलॉजिकल कंडीशन है, उसे बोलते हैं बायोटोप। सो वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया कैरेक्टराइज बाई स्पेसिफिक जोलॉजिकल इकोलॉजिकल कंडीशन इज नोन एज बायोटोप। तो बायोटोप बहुत लार्ज स्केल फिनोमेना नहीं होता है। ठीक है, बायोम होता है हमारा। ठीक है, बहुत सारे बायोम होते हैं, जैसे ये हमारा हो गया टुंड्रा, ताइगा, ये अलग हो गया। बायोटोप एक छोटा सा लाइक जगह होती है। फॉर एग्जाम्पल बायोटोप आपका हो सकता है नेबरिंग पार्क, पास का पार्क है। ठीक है, उसका अलग अलग इकोलॉजिकल सराउंडिंग है। देन ब्लैक गार्डन हो गया, जैसे एविन पॉटेड प्लांट, फिश टैंक ऑन अ पॉर्च, तो ये सब हमारे बायोटोप के एग्जाम्पल है। तो बायोटोप एक मैक्रोस्कोपिक नहीं होता है। ठीक है, इट्स नॉट अ मैक्रोस्कोपिक बट अ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है कि आप इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को बचाओ। सो ऑस्मोसिस इज द ड्राइविंग फोर्स, असिस्ट द मैकेनिज्म ऑफ विच ऑफ द डिसीज। तो ऑस्मोसिस की ड्राइविंग फोर्स होती है एंड इट असिस्ट द मैकेनिज्म ऑफ विच ऑफ द डिसीज। तो ये कोलेरा की होती है, कोलेरा। ठीक है, इट्स अ ड्राइविंग फोर्स, असिस्ट द मैकेनिज्म ऑफ द कोलेरा। जो कोलेरा बैक्टीरिया होता है, कोलेरा बैक्टीरिया कहाँ पे होता है? हमारे इंसेस्टाइन में होता है। ठीक है, और ये रिवर्स कर देता है इंस्टेंसिनल सेल आयनिक ओरिएंटेशन, उसको रिवर्स कर देता है, मतलब ऑस्मोसिस हो रही है, इस साइड जाना चाहिए इस साइड कर देता है। एंड अगर देखें तो ये जिस तरीके से आयन है, ठीक है, जिस तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है उसको ही रिवर्स कर देता है। तो एक तरीके से ऑस्मोसिस में भी तो वाटर जिस साइड जाना चाहिए उसके अपोजिट चला जाता है बिकॉज प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो वे सेम टाइप की प्रोसेस यहाँ पे यूज़ होती है। तो जैसे हमारे ओरिएंटेशन, आयंस का ओरिएंटेशन चेंज होगा तो हमारी जो बॉडी होगी वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी कोलेरा में। तो अब क्या होता है, ऑस्मोसिस होती है। ठीक है, अब हमारी बॉडी वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तो वाटर बाहर आने लगता है। ऑस्मोसिस होता है जिसमें अदर डायरेक्शन में, मतलब पानी जैसे हमारा इंसेस्टाइन तक जाना चाहिए। ठीक है, इंटेस्टाइनल सेल से इंसेस्टाइन में जाने लगता है। तो इट कॉजेज कॉलेरा डेडली वाटरी डायरिया। तो डायरिया हो जाता है, वाटरी डायरिया। सो दैट इज़ वाई कोलेरा कैन किल यू सो क्विकली बिकॉज इट डज नॉट रिलाई ऑन हाउ मच वाटर यू कंज्यूम। ठीक है, बहुत ही जल्दी कोलेरा से डेथ हो सकती है बिकॉज इट डज नॉट रिलाई ऑन हाउ मच वाटर यू कंज्यूम। तो ऑस्मोसिस
इसमें मैकेनिज्म है कोलेरा में, मतलब पानी जिस साइड जाना चाहिए उसका अपोजिट हो जाता है, तो दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस ड्राइविंग फोर्स है कोलेरा में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया काफ़ी बार, लाइक कम से कम आई थिंक चौथे पाँचवें अटॉर्नी जनरल रिज़ाइन करे जब से आम आदमी पार्टी आई है। तो हमारा जो एडवोकेट जनरल स्टेट होता है, जैसे हमारा अटॉर्नी जनरल होता है सेंटर पे, एडवोकेट जनरल होता है स्टेट पे। तो काफ़ी कंडीशन होता है इंडियन स्टेट का होना चाहिए, ही शुड बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो उनका टर्म जनरली 3 साल का रहता है, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट रिज़ाइन करती है तो अटॉर्नी जनरल भी रिज़ाइन कर लेते हैं, एडवोकेट जनरल भी रिज़ाइन करते हैं। तो एक कन्वेंशन है। जज होने चाहिए हाई कोर्ट के, एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए बैरिस्टर को 5 साल का, और प्लीडर होने चाहिए 10 साल के हाई कोर्ट में। यस, कोई सिविल सर्वेंट हो सकता है जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है एज अ सर्वेंट इन जिला कोर्ट फॉर 3 ईयर्स, फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। और कितनी मैक्सिमम एज होती है 62 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जैसे हाई कोर्ट में जज होता है। कितना पैसा मिलेगा ये कहीं फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड कर लेती है। बेसिकली जो जजेस को सैलरी मिलती है उतनी ही पैसे दे देते हैं। सो अटॉर्नी जनरल का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज अंडर आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल एट द सेंटर, वही एडवोकेट जनरल होता है द स्टेट अंडर आर्टिकल 165। तो आर्टिकल याद रखना है, 76 फॉर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड 165 फॉर एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट का वकील, सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील अंडर आर्टिकल 76 एंड स्टेट गवर्नमेंट का अंडर आर्टिकल 165। तो अभी 5G ऑप्शन हुआ है, तो इसमें काफ़ी गवर्नमेंट ने पैसे इकट्ठे कर लिए, दैट इज़ 1.45 लाख करोड़ का। तो ऑक्शनिंग हुई है 72 गीगाहर्ट्ज़ ऑफ स्पेक्ट्रम की 20 साल के लिए, एंड विल बी इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 26। सो अभी अंटार्कटिक की लाइट मेंटल एल्बेट्रॉस को देखा गया है तमिलनाडु में, ठीक है। अंटार्कटिक की लाइट मेंटल एल्बेट्रॉस वाज सीन इन तमिलनाडु। तो दिस इज लाइट मेंटल एल्बेट्रॉस वाज दैट इज स्पॉटेड इन रामेश्वरम कोस्ट इन तमिलनाडु। तो अंटार्कटिका से है ये, दैट इज लाइट मेंटल एल्बेट्रॉस। तो कहाँ पे मिली? रामेश्वरम में। तो वहीं पे ये गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, तो देयर इज अ गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। वहाँ पे एडम ब्रिज है, एडम ब्रिज को राम सेतु भी बोलते हैं, जो राम जी के लिए बनवाया गया था, हनुमान जी और सबने मिलके। राम सेतु एडम्स ब्रिज है वहाँ पे, एंड इज नोन फॉर इज यूनिक मरीन सिस्टम। तो वहीं पे है हमारा गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क एंड रामेश्वरम। तो वहाँ पे ये दिखी है लाइट मेंटल एल्बेट्रॉस that was spotted in Rameshwaram coast near the Adams Bridge and the Gulf of Mannar Marine National Park. So कहाँ पे देखेंगे ना, एडम्स ब्रिज, राम सेतु। तो एशिया में पहली बार देखी गई लाइट मेंटल एल्बेट्रॉस को, दैट इज, एंड ये स्पीसीज कहाँ की है? नेटिव टू द अंटार्कटिक सीज, अंटार्कटिक सी। सो नेम इज लाइट मेंटल एल्बेट्रॉस। IUCN स्टेटस की बात करें तो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, नियर थ्रेटेंड है। लाइट मेंटल एल्बेट्रॉस और नियर थ्रेटेंड। इसकी पॉपुलेशन 21,000 वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन की बात करें 1998 के अकॉर्डिंग। सो इट इज़ नियर थ्रेटेंड अकॉर्डिंग टू IUCN, लाइट मेंटल एल्बेट्रॉस नियर थ्रेटेंड। आर्कटिक के आइलैंड की बात कर लेते हैं, वहाँ जहाँ मिलती है, जैसे मार्क्यूरी आइलैंड, देन हर्ड आइलैंड, मैकडोनल्ड आइलैंड, साउथ जॉर्जिया आइलैंड, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी साउथ जॉर्जिया आइलैंड, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड साउथ अफ्रीका का है, देन आइलेस कर्क्यूलन एंड एलिस क्रोजेट फ्रांस का है, एंड ऑकलैंड, कैंपवेल। सो यहाँ पे सब जगह मिलेगी है। कुछ न्यू वेटलैंड साइट हैं, जैसे हमारी करिकिली बर्ड सेंचुरी, एक है हमारी पल्लीकरनई मार्श फॉरेस्ट रिजर्व एंड पिचावरम मैंग्रोव इन तमिलनाडु। सो और दीज आर रामसर साइट। तो रामसर तमिलनाडु की 3 और रामसर साइट है हमारी करिकिली बर्ड सेंचुरी, देन पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट एंड पिचावरम मैंग्रोव इन तमिलनाडु। देन हमारा मध्य प्रदेश में सख्या सागर इन मध्य प्रदेश, शाख्या सागर मध्य प्रदेश, एंड मिजोरम में हमारा पाला वेटलैंड्स इन मिजोरम। तो ये नई कुछ साइट्स हैं, पाला वेटलैंड इन मिजोरम, देन शख्या सागर मध्य प्रदेश, एंड करिकिली बर्ड सेंचुरी एंड पल्लीकरनई मार्श फॉरेस्ट रिजर्व एंड पिचावरम मैंग्रोव्स इन तमिलनाडु।